हेलो दोस्तों, मैं आदेश प्रताप सिंह आप सभी का फ्लेरी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्लेरी क्लासेस का एक एक मेंबर, हमारी पूरी टीम आपके लिए 10th क्लास यूपी बोर्ड का पूरा कोर्स बनाने में जुटा हुआ है। एक टॉप नॉच कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो यूट्यूब की दुनिया से लेकर के ऑनलाइन की दुनिया में भी मिलना मुश्किल है, लेकिन पढ़ाने समझाने का तरीका सबसे अलग होगा। यही फ्लेरी की पहचान है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज हमारा टॉपिक है अध्याय 12। यूपी बोर्ड की बुक आप चेक करिएगा, अध्याय 12, और हमारा टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यानी आज हमें पढ़ाई करनी है वृत्त की, पर वृत्त में कैसे, क्षेत्रफल की। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, एकदम तैयार हो जाओ मेरे प्यारे भाइयों। बहुत ही आनंददायक चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वृत्त का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत इत्मीनान से। वृत्त का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है बेटा। पहला पार्ट होता है आपका क्षेत्रमिति का। पहला पार्ट आपका होगा मेरे प्यारे भाइयों क्षेत्रमिति का, और दूसरा पार्ट आपका होगा बेटा ज्यामिति का, और दूसरा पार्ट आपका होगा बेटा ज्यामिति का। मात्राओं पे मत जाइएगा। क्षेत्रमिति में आप क्या समझते हो बेटा? क्षेत्रमिति में आप अध्ययन करते हो परिमाप का। इसके बाद आप क्षेत्रमिति में क्या अध्ययन करते हो बेटा? क्षेत्रफल का। लेकिन अगर आप ज्यामिति में बात करें तो ज्यामिति में आप क्या अध्ययन करते हो मेरे प्यारे भाइयों? ज्यामिति में आप अध्ययन करते हो कोण का। कोण के बाद आप ज्यामिति में पढ़ते हैं जीवा। इसके बाद आप ज्यामिति में पढ़ते हैं बेटा स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट। ये सारी चीजें आपको वृत्त में पढ़नी होती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि शायद अध्याय नंबर 10 आपका वृत्त के ज्यामिति पार्ट पर आधारित है। अध्याय नंबर 10 वृत्त के ज्यामिति पार्ट पर आधारित है, और अध्याय नंबर 12 वृत्त के क्षेत्रमिति पर आधारित है। तो आज हम शुरुआत करेंगे वृत्त के क्षेत्रमिति की, और एक ऐसा कंसेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट हम अपने इस फ्लेरी क्लासेस पर देखेंगे जो कि कहीं मिलना दुर्लभ है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें जो पढ़ाई करनी है, यहां पर यह पढ़ाई करनी है अभी परिमाप की। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा बेटा कि परिमाप होता क्या है? व्हाट इज परिमाप? वो आधी हिंदी और आधी इंग्लिश, ठीक है। व्हाट इज परिमाप? परिमाप होता क्या है? चलिए, तो कई लोग जवाब दे रहे होंगे, जहां तक मेरी उम्मीद है कि लोग बोल रहे होंगे कि सर, किसी भी बंद फिगर का, किसी भी बंद आकृति का बाह्य आवरण, किसी भी बंद आकृति का बाह्य आवरण ही परिमाप कहलाता है। बहुत बढ़िया। लिखने की जरूरत है क्या? लिख देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों। किसी भी, जी हां, किसी भी बंद आकृति का, किसी भी बंद आकृति का बाह्य आवरण, किसी भी बंद आकृति का बाह्य आवरण परिमाप कहलाता है। बाह्य आवरण परिमाप कहलाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अब ध्यान से सुनना। ये बाह्य आवरण क्या है भाई? ऐसा क्या है बाह्य आवरण? मतलब ये बाह्य आवरण है क्या? बहुत आसान चीज है। ये मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तहत, उदाहरण के तहत समझाने की कोशिश करता हूं। समझ में आएगा मेरे प्यारे क्षेत्रों वीरो, समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए, सपोज मैंने एक एल मीटर का वायर ले लिया। एल मीटर का मैंने क्या कर लिया? एक वायर ले लिया। अरे हां, मैं सोच रहा हूं वायर दिखाऊं भी क्या? अभी दिखा भी देता हूं, पहले हम पढ़ लेते हैं। एल मीटर का मैंने क्या ले लिया? एक वायर ले लिया। इसी वायर को बेटा, इसी वायर को अगर हमने एक सर्कल के रूप में मोड़ दिया, इसी वायर को हमने एक सर्कल के रूप में मोड़ दिया, और कॉमन सेंस लगाओ, ये जो एल मीटर का वायर है उसी से ये सर्कल बना है। अरे हाँ या ना? ये जो एल मीटर का वायर है उसी से ये सर्कल बना है मेरे प्यारे भाई। और अगर ये वायर से ही सर्कल बना है तो इस सर्कल के चारों ओर की लंबाई भी
यानी ये बाहरी आवरण भी आपका क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये बाहरी आवरण भी क्या होगा आपका, एल ही तो होगा। तो ये भी आपको मिला बेटा एल मीटर। क्या ये समझ में आया? सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी खेला खत्म नहीं हुआ है। क्या इसी एल मीटर के वायर से सपोज अगर मैंने इसी एल मीटर के वायर से एक चतुर्भुज बना दिया, इस एल मीटर के वायर से अगर मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, इसी एल मीटर से वृत्त भी बनाया, तो पूरा बाह्य आवरण क्या होगा, एल मीटर। इसी एल मीटर से चतुर्भुज भी बनाया, तो इस चतुर्भुज का भी बाह्य आवरण क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, एल मीटर। ये भी क्या होगा, पूरा बाह्य आवरण बेटा जी एल मीटर। तो इसका सेंस ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, ऐसा वायर है जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में यानी भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों में बदल भी दो, तो उसका बाह्य आवरण उसी तार के लंबाई के बराबर होगा। क्या यह समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? यही चीज परिमाप भी कहती है। इसका आप बाह्य आवरण लोगे तो भी एल मीटर आएगा, इसका आप बाह्य आवरण लोगे तो भी एल मीटर आएगा। यही परिमाप होता है बेटा। किसी भी बंद आकृति का बाह्य आवरण क्या होता है, परिमाप। बोलो बेटा, कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे वृत्त के परिमाप की। अभी हम बात कर रहे हैं परिमाप किसके, वृत्त की। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है? तो जरा आप मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ बेटा। परिमाप का मतलब तो आप समझ गए, बाह्य आवरण होता है। मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे और पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अपने मन से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप वीडियो को क्या करेंगे बेटा जी, पहले पॉज करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का। तो सबसे पहले आप ऐसे सुनो, मेरी बात को समझो, पकड़ो। जैसे बेटा जी आपने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। आपने क्या किया मेरे प्यारे भाई, एक सर्कल बना दिया, ठीक है? अगर आपने यहां पर एक सर्कल बनाया है तो इस सर्कल की रेडियस यानी इस सर्कल की त्रिज्या सपोज आपने ले ली बेटा आर मीटर। इस सर्कल की त्रिज्या सपोज आपने ले ली बेटा आर मीटर। अरे सुनो, आपने सर्कल की त्रिज्या कितनी ले ली बेटा, आर मीटर। तो आप बोलते हो कि सर इसका जो परिमाप होता है वो तो होता है 2 पाई आर। इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। लेकिन आपको क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई, अर्धवृत्त। अगर आपको अर्धवृत्त चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर आपको अर्धवृत्त चाहिए तो आपको वृत्त को भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। अगर आपको अर्धवृत्त चाहिए तो बेटा जी आपको वृत्त को भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। मान लो इसी वृत्त को मैंने आधा किया है, चित्रकारी पे मत जाना मेरी। इसी वृत्त को मान लो हमने क्या किया, आधा किया है। अब ध्यान से समझना बेटा, अब इसका आपको अर्धवृत्त कंसीडर करके, अर्धवृत्त समझ के क्या निकालना है, अर्धवृत्त का परिमाप। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। तो आप ऐसे कहोगे कि सर ये पूरा तो 2 पाई आर है, आधा निकालना है, तो ए का भी आप क्या कर दो, आधा कर दो। मैंने कहा कर दो, और जैसे इसका आधा करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। और आप बोल दोगे ये रहा सर अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर। पर उसी टाइम मैं आऊंगा और आपका कान मोड़ के रख दूंगा। सुनना, परिमाप के लिए आकृति होनी चाहिए बंद, परिमाप के लिए आकृति होनी चाहिए बंद। लेकिन अगर आपने केवल इसको आधा किया तो ऐसा मिलेगा। तो ये जो आपने पाई आर निकाला है ये तो सिर्फ आधा भाग हुआ ना, किसका, इस वृत्त का। समझना, ये वृत्त अपने आप में एक पूरा 2 पाई आर का चाप है, और अगर आपने इसको आधा कर दिया तो चाप कितने का बचा, पाई आर का। लेकिन परिमाप निकालने के लिए आपकी आकृति क्या होनी चाहिए, बंद। तो बंद आकृति के लिए मेरे प्यारे भाई आपको इसे भी क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। आपको इसे भी क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे भाई इसकी त्रिज्या आपने कितनी लिखी हुई थी,
आर मीटर इस तरफ और बंद करने के लिए आपको आर मीटर इस तरफ। तो टोटल आपने कितना दे दिया बेटा? 2r। आकृति बंद हो गई। तो अब सुनना जरा ध्यान से। तो बेटा ये जो चाप हुआ ये हुआ पाई आर, और बंद करने के लिए आपको 2r का व्यास देना पड़ा। तो पाई आर के अलावा आपने एक्स्ट्रा क्या दिया बेटा? 2r। और यही है अर्धवृत्त का परिमाप। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सुनना जरा मेरी बातों को मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सगे संबंधियों। अर्धवृत्त का परिमाप के लिए पहले मैंने बनाया वृत्त। वृत्त होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त करने का मतलब आधा कर दिया, आधा किया, लेकिन फिगर तो बंद नहीं हुआ क्योंकि पूरा तो 2 पाई आर चाप है। आधा किया तो कितना चाप मिला? पाई आर। परिमाप के लिए फिगर कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। बंद होने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या देना पड़ा बेटा? 2r। तो पाई आर प्लस 2r, ये हुआ अर्धवृत्त का परिमाप। बोलो हाँ या ना? बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्तम प्रदर्शन है आप सभी का। बहुत ही बढ़िया, उत्तम प्रदर्शन है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव ए वेरी गुड क्वेश्चन बेबी। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रश्न देने वाला हूं। अब मैं ये नोटिस करूंगा कि आपको पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा सा है बेटा। प्रश्न आपके सामने बेटा जी कुछ ऐसा सा है। इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं ना, ठीक है। प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे भाई कुछ ऐसा सा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आ जाइए। प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा सा है कि सपोज बेटा जी मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी। ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा? एक लाइन ड्रॉ कर दिया और एक सेम लाइन मैंने इधर भी ड्रॉ कर दी। इसको इसी से ड्रॉ करते हैं। और एक सेम लाइन मैं क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा, इधर भी ड्रॉ कर दी, ठीक है। सुनते रहना, ओके। चलो अब मैं क्या करता हूं बेटा, इनको ऐसे मिला देता हूं, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? ठीक है, मैंने इनको क्या किया बेटा, थोड़ा सा मिला दिया। बैक जाके एक बार फिर से बना देता हूं, ध्यान से देखिए। बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए ना। हाँ, अब मैंने इनको, चलो चलेगा, मैंने इनको मिला दिया इस तरीके से, ठीक। अब अगर मैंने इनको मिला दिया बेटा मेरे प्यारे भाई, और इसकी लंबाई दे दी मैंने 10 मीटर, इसकी लंबाई दे दी मैंने 10 मीटर, इस नीचे वाली लाइन की लंबाई दे दी मैंने 6 मीटर, ठीक है। और यहां से मैंने क्या किया बेटा, एक चाप लगा दिया, और ये जो चाप है इसकी त्रिज्या हो गई है 3 मीटर, और ये जो चाप है इसकी त्रिज्या हो गई है 3 मीटर। आपके पास एक फिगर बनता हुआ दिख रहा है, आपके पास एक फिगर बनता हुआ दिख रहा है बेटा, और इसी फिगर का आपको बताना है परिमाप। चलिए पॉज करिए और बताइए, इसी फिगर का आपको बताना है बेटा परिमाप। पॉज करिए और करिएगा, ठीक है। पॉज करिएगा और करिएगा। आइए क्वेश्चन बन गया, चालू करते समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यह बताओ बेटा, परिमाप का मतलब क्या होता है? बाह्य आवरण। आपको बाहरी क्षेत्र देखना है, बाह्य क्षेत्र नहीं, बाह्य आवरण देखना है। तो बेटा पहले मैं देखूं ये सीधी लाइन कितने मीटर की? 10 मीटर की। उसके अलावा ये सीधी लाइन कितने मीटर की? 10 मीटर की। उसके अलावा ये सीधी लाइन कितने मीटर की? 6 मीटर की। एक्स्ट्रा आपके पास क्या बचा? ये चाप ही तो बचा। एक्स्ट्रा आपके पास क्या बचा? ये चाप बचा। यानी अगर इस चाप की लंबाई पता चल जाए तो वो इसमें ऐड कर दें, और इस पूरे फिगर का क्या मिल जाएगा आपको बेटा जी? परिमाप। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब आपको इस चाप की लंबाई निकालनी है। देखो जरा, अब आपको ये कैसा लग रहा है? अर्धवृत्त। परंतु ये अर्धवृत्त नहीं लोगे, क्योंकि अगर आपने अर्धवृत्त ले भी लिया, मान लो, तो ये जो लाइन है, अगर अर्धवृत्त आपने ले भी लिया तो ये जो लाइन है बेटा वो तो फिगर के अंदर है। समझ में आया क्या? ये जो लाइन है ये तो फिगर के अंदर है, लेकिन परिमाप के लिए आपको क्या चाहिए? बाह्य आवरण चाहिए। अगर केवल अर्धवृत्त की बात हो, सिर्फ अर्धवृत्त की बात होती, तो ये लाइन तो बाहरी आवरण में मिलता,
ये वाली जो व्यास है बेटा ये बाहरी आवरण में मिलता, लेकिन इस फिगर में ये जो व्यास है ये अंदर मिल रहा है। फिर से बोल रहा हूं, इस फिगर में ये जो व्यास है बेटा ये अंदर की ओर मिल रहा है, परंतु परिमाप तो बाह्य आवरण होता है। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इस चाप की जानकारी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चाप की जानकारी चाहिए। अगर ये अर्धवृत्त का चाप है तो अर्धवृत्त का चाप कितना होता है बेटा, पाई आर। अर्धवृत्त का चाप होता है पाई आर। ये टोटल है रेडियस 3, तो बेटा रेडियस अगर आपकी 3 हो गई है, क्योंकि टोटल तो 6 है, रेडियस है 3, तो पाई आर यानी 3 पाई, आर की वैल्यू 3 है। तो बेटा आपने 10 + 10 + 6, फिर से 10 + 10 + 6। अब आपको इस चाप की जरूरत थी, ये चाप कितना मिल गया मेरे प्यारे भाई, 3 पाई। टोटल अगर किया जाए तो 10 10 20 6 26, यानी 26 + 3 पाई इज द परिमाप ऑफ दिस फिगर। क्या यह चीज समझ में आई? मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। क्या यह चीज समझ में आई? बिल्कुल। और कुछ इसमें अगर मैं लगाऊं, सपोज मैंने बेटा इसके अंदर कई सारी लाइंस खींच दी, अरे चलो मैंने एक आपको ब्रिटिश का झंडा भी बना दिया इस फिगर के अंदर, पर क्या इस फिगर के अंदर परिमाप अगर आपको निकालना है तो अंदर की लाइनों से कोई असर पड़ेगा? नहीं, अंदर की लाइनों से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिमाप क्या होता है, बाह्य आवरण। जैसे मैं हल्का सा एक एग्जांपल और देता हूं, इसके बाद परिमाप रूपी कोई भी चीज आपको कभी परेशान नहीं करेगी। तो बेटा आप कॉमन सेंस सोचो कि सपोज आपके पास एक वर्ग है, वर्ग भुजा है ए का, तो आप बोलते हो सर इसका परिमाप हो गया 4a। आप क्या बोलते हो कि सर इसका परिमाप हो गया 4a। सपोज अगर मैंने विकर्ण भी बना दिए होते तो क्या परिमाप में विकर्ण को गिनते हो? जल्दी बताओ, क्या परिमाप में विकर्ण को गिनते हो बेटा? नहीं। क्यों? क्योंकि यह विकर्ण इसके अंदर है, फिगर के अंदर है, और परिमाप तो सिर्फ और सिर्फ बाह्य आवरण होता है। क्या यह चीज समझ में आई मेरे प्यारे भाई? जल्दी बताओ, क्या यह चीज समझ में आई सबको? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के साथ कुछ और अच्छी चीजें सीखते हैं मेरे प्यारे भाई। ये चीजें हमने कर ली, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा आप सभी को, अरे हाँ या ना? बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है आप सभी का। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बेटा अब आते हैं वृत्त पर, वापस से परिमाप समझ में आ गया, अब आते हैं वृत्त पर। बहुत इत्मीनान से सुनना मेरे प्यारे भाई। अब किस पर आते हैं? वृत्त पर। चलो अब आते हैं हम वृत्त पर। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लिया, ठीक है, कलरफुल कर दूं? चल चलेगा। अब आ जाते हैं बेटा वृत्त पर, ध्यान से समझना। किसी भी वृत्त का अगर आपको त्रिज्या ज्ञात हो, किसी भी वृत्त की अगर आपको बेटा त्रिज्या ज्ञात हो, किसी भी वृत्त की अगर आपको बेटा त्रिज्या ज्ञात हो, तो क्या आप परिमाप निकाल सकते हो? बिल्कुल। परिमाप होता है, अगर इस वृत्त की त्रिज्या है r तो परिमाप होता है मेरे प्यारे भाई 2 पाई r। अगर वृत्त की त्रिज्या है r तो परिमाप होता है 2 पाई r। अब मेरी बात को गौर से सुनना है आप सभी को। एक्चुअली क्या है, परिमाप को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, यानी परिधि। वृत्त के केस में यह होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि की बात हो रही है, तो वृत्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई आर, यानी c की वैल्यू होती है 2 पाई आर। अब मेरी बात को बहुत इत्मीनान से सुनना बेटा। देखो ये जो परिमाप या परिधि का फॉर्मूला है वो c = 2 पाई आर डायरेक्ट नहीं बना है। मैं पहले से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सी नई चीजें समझा के जाऊंगा जो आपको ना किताब में मिलेगी, ना कहीं प्राइवेट बुक्स में मिलेगी, ना एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगी। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो बस मेरे साथ जुड़े रहना है। कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को बताना है, हमारे चैट बॉक्स में आप उसको डालोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि परिधि इक्वल टू c इक्वल्स टू 2 पाई आर। मैंने ये बोला बेटा कि 2 पाई आर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है परिधि का, ठीक है। ये सारा परिधि का जो कंसेप्ट है वो आया है पाई के माध्यम से। वो क्या आया है बेटा? पाई के माध्यम से। ये जो सारा परिधि का कंसेप्ट है ये आया है बेटा जी पाई के माध्यम से। अब ये है क्या? आइए चलिए आपसे मैं 2 मिनट आपके लूंगा ताकि मैं आपको इस 2 मिनट में कुछ कहानी बता सकूं। ये कहानी है पाई की। जी हां भाइयों, सुनो जरा हुआ क्या। पाई अगर समझ में आ गया तो 2 पाई आर कैसे बना ये आपको क्लियर हो जाएगा।
सुनना जरा बेटा, एक्चुअली सीन ये था कि प्राचीन काल में, सुनना मैं बहुत मस्त तरीके से बताऊंगा, ये जो प्राचीन काल में जो आदि मानव यानी हमारे पूर्वज लोग थे, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए गाड़ी, ठेला गाड़ी का उपयोग करते थे। ठेला गाड़ी का उपयोग करते थे। ठेला गाड़ी का मूवमेंट क्यों होता था? क्योंकि उसमें पहिया लगा होता था, और पहिए का आकृति क्या होती है बेटा? पहिए की आकृति होती है गोल होती है। अब बहुत इत्मीनान से सुनना, तो अब कॉमन सेंस लगाओ कि जब हमारे आदि मानव के टाइम के लोग, जो साइंटिस्ट, उस टाइम का जो भी साइंटिस्ट होगा, तो क्या गारंटी है कि पहली बार में ही वृत्ताकार पहिया बना होगा? क्या आप इसकी गारंटी ले सकते हैं? नहीं। क्या आप ये बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं गोल ही बनाना है? अरे नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। इंसान की मानसिकता है बेटा, वो पहले करोड़ों गलतियां करेगा फिर सीखेगा। तो जो उस टाइम के भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग आकृति के पहिए बनाने की कोशिश की, जिस पर रोटेशन हो सके, घूर्णन गति हो सके। क्लियर हो रही मेरी बात? तो कभी आयताकार बन जाए, कभी षटकोण टाइप बन जाए, लेकिन किसी एक दिन, बहुत ही अच्छे दिन, किसी एक दिन बेटा जी जो पहिया मिला वो वृत्ताकार रूप में मिला, तुक्के से वृत्ताकार बना। और जब उन्होंने उस वृत्ताकार पहिए को जब अपनी गाड़ी में लगाया और गाड़ी रोटेट होने लग गई, तो उन्होंने कहा कि यार इस आकृति में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से रोटेशन, मूवमेंट, गति आसान हो जाती है। तो उस टाइम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि कोई भी वृत्ताकार पहिया, उसका परिधि और क्या ले लिया बेटा? व्यास। उसका परिधि और क्या ले लिया बेटा? व्यास। कोई भी वृत्ताकार पहिया आप अगर उसको मापेंगे तो उसकी परिधि और उसका व्यास का अनुपात हमेशा 22/7 होगा। कोई भी वृत्ताकार पहिया, इसका आप अगर परिधि और व्यास का अनुपात लोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा बेटा? 22/7। क्लियर हो रही बात? जैसे आप मान लो आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, आप घर पे जाना, एक्टिविटी के रूप में मैं दे रहा हूं, इस 1 रुपए के सिक्के की परिधि मापना और इसी का व्यास मापना, अनुपात लेना, अनुपात 22/7 आएगा। आपके पास साइकिल होगी, साइकिल का पहिया ले लो, इसकी परिधि मापो और इसका व्यास ले लो, अनुपात लोगे बेटा जी तो ये हमेशा 22/7 ही आएगा। और इसी 22/7 को हम बोलते हैं पाई, परिधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं सी, सरकमफ्रेंस, और व्यास होता है बेटा 2r। व्यास होता है मेरे प्यारे भाई 2r। ये 2r इधर फेंक दिया तो बेटा जी मैं बोल सकता हूं 2r इधर आने के बाद कि c के बराबर हो जाएगा 2πr, और यहां से मिलता है बेटा जी परिधि का फॉर्मूला। क्या मैं समझा पाया सबको? परिधि का फॉर्मूला आया कहां से? बोलो बेटा, क्या यह चीज आपको समझ में आई कि परिधि का फॉर्मूला बना कैसे? अब आप देखो, कॉमन सेंस लगाओ। आप कहोगे सर वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल ये सब आप पढ़ा रहे हो और आप तो अभी बहुत बेसिक में जा रहे हो। यस, यही तो मजा है मैथ्स का। अभी तो मैं क्वेश्चंस पर आया ही नहीं। सोचो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो कितने डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग दूंगा, कि क्वेश्चन कितने आसान होंगे आपके। पेन कॉपी उठाने भी नहीं दूंगा, सारा क्वेश्चन माइंड में हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपको सारा प्रोसेस याद हो जाएगा। बस उसके लिए हमारे साथ बने रहना है। इस डीप लेवल के कंसेप्ट के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो चलिए, तो मैं ये समझ सकता हूं कि c बराबर 2πr कैसे आया, ये आप सभी को पता हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगली चीज यानी क्षेत्रफल पर। अब आते हैं मेरे प्यारे भाई अगली चीज यानी कि क्षेत्रफल पर। अब क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है मेरे प्यारे भाई? क्षेत्रफल होता है आपका 2πr, तो यार परिधि हो गई। क्षेत्रफल आपका होता है मेरे प्यारे भाई πr²। क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई? πr²। अब मेरी बात को गौर से समझो बेटा जी, मैं ये भी बता सकता हूं कि πr² कैसे आया।
ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। पाई आर स्क्वायर के लिए आपको ये दिख रहा होगा बेटा, ये टेम्पलेट दिख रहा होगा आपको, अच्छे से टेम्पलेट दिख रहा होगा। इस टेम्पलेट को मैं बहुत ही और डिटेल में डिस्कस कर सकता हूं। कहने का मतलब कि आप ये देखोगे कि ये जो आपके पास वृत्त है ये भिन्न भिन्न भागों में टूटा हुआ है। ठीक है, यहां पे दो प्रकार के अर्धवृत्त दिख रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक नीला भाग और एक लाल भाग, नीला भाग और एक लाल भाग। समझ में आ रही मेरी बात? ये जो नीला भाग है ये पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देगा और ये लाल भाग है ये दूसरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देगा। अगर मैं इनको, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इनको कई सारे भागों में तोड़ दूं, अगर मैं इनको कई सारे स्लाइसेस में तोड़ दूं, तोड़ने के बाद आप इनको खोलोगे, तोड़ने के बाद आप इनको क्या करोगे बेटा, खोलोगे, खोलते ही ये पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ये कैसे बनेगा मैं कुछ देर में आपको ये समझाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये रहा। चलिए पॉज करिए और स्टार्ट करिए, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों के वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बेटा समझना, प्रश्न को समझिएगा और जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे ही करिएगा। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा, कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 कितनी हो गई बेटा, ये 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 ये कितनी हो गई बेटा, 9 सेंटीमीटर। और आपको एक नया वृत्त बनाना है जिसकी परिधि C जहां लिख रहा हूं उसका मतलब है परिधि, जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, यानी दोनों वृत्तों की परिधि यानी C1 प्लस C2 के बराबर होनी चाहिए। तो बेटा आपको ऐसे वृत्त का परिमाप निकालना है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधि के बराबर होनी चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। तो मैंने ये मान लिया कि नए वृत्त की त्रिज्या है R, नए वृत्त की त्रिज्या है मेरे प्यारे भाई R। बहुत ही इत्मीनान से सीखोगे तो सीख जाओगे। नए वृत्त की मैंने त्रिज्या मान ली R। अगर नए वृत्त की त्रिज्या R है तो नए वृत्त का परिमाप 2 पाई R होगा। ओके, अगेन पहले वृत्त की त्रिज्या अगर 19 है तो पहले वृत्त का परिमाप 2 पाई R की जगह 19 होगा। दूसरे वृत्त की त्रिज्या अगर 9 है तो दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R की जगह 9 होगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि पाई को 22/7 या 3.14 रख के सॉल्व करने लगते हैं। नहीं बेटा, सॉल्व नहीं करना है, बस सुनना है। मैंने ये कहा कि 2 पाई R और मैं ये देख रहा हूं कि 2 पाई कॉमन लिया जा सकता है। और अगर बेटा जी 2 पाई कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा 19 प्लस 9। क्या ये चीज समझ में आई? 2 पाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, 19 प्लस 9। अब आप नोटिस करो 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया बेटा, कैंसल। R बराबर क्या मिला बेटा, 19 प्लस 9, और 19 प्लस 9 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 28। अगर मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या आ गई आपके पास बेटा, 28 मीटर। बोलो हाँ या ना। क्या कोई चीज, कोई दिक्कत है या ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आई? बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा। दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्याओं को ऐड कर दिया, अपने आप वैल्यू आ गई। क्लियर हो रही है बात? बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को अब देखो बेटा। चलिए, इस प्रश्न को करने के लिए आपको पॉज करना पड़ेगा और पॉज करने के बाद सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मेरे प्यारे भाई। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा।
तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर हो। तो आप जरा ये कॉमन सेंस लगाओ, पिछले प्रश्न में आपको क्या बराबर करना था बेटा? परिमाप यानी परिधि। इस प्रश्न में क्या बराबर करना है बेटा? एरिया। तो आइए देख लेते हैं। पहले वृत्त का एरिया R1 मान लिया बेटा कितना है? 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का एरिया R2 मान लिया बेटा कितना है? सेंटीमीटर। अब आपको प्रश्न की कंडीशन क्या बोला है? एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें इक्वल होगा बेटा दोनों पुराने वृत्तों के क्षेत्रफल के। आपको यह बोला गया है कि एक ऐसे वृत्त का त्रिज्या बताओ जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। चलो ठीक है, तो मैंने सबसे पहले भी स्टार्ट कैसे करते हैं, देखो मान लिया कि नए वृत्त की त्रिज्या है R। ऐसे ही कर रहे थे लास्ट में भी। मान लिया बेटा कि नए वृत्त की त्रिज्या है R, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा जी? पाई आर स्क्वायर। नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा जी? पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा जी? पाई आर की जगह पर है 8 स्क्वायर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा जी? पाई और आर की जगह है 6 स्क्वायर। तो अब आप जरा नोटिस करो, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई कॉमन कर लिया मेरे प्यारे भाई, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बचेगा। इसके बाद सिंपल सी बात है, पाई से पाई क्या होगा? कैंसल। कभी भी पाई की वैल्यू पहले ही स्टेप में नहीं रखनी है क्योंकि कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। यही छोटी छोटी चीजें मेरे आपको बहुत सी इस प्रकार की बहुत सी छोटी चीजें सिखाने वाला हूं। कभी भी पाई की वैल्यू को आपको नहीं रखना है डायरेक्टली पहले दूसरे स्टेप में, कैलकुलेशन के बाद लास्ट स्टेप पर रखते हैं। यहां पर तो पाई कट ही गया, तो आर स्क्वायर बराबर बेटा 8 स्क्वायर 64 और 6 स्क्वायर 36। आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई बेटा 100। तो अब ये स्क्वायर इधर जाएगा बेटा, तो आर स्क्वायर बराबर, यानी मैं ऐसे बोल दूं कि आर बराबर बेटा जी अंडर रूट 100 और आर बराबर आपको मिल गया 10। तो नए वृत्त जिसकी त्रिज्या आपको दिखने वाली है यहां पर 10। बोलो क्या समझ में आया सबको? कोई भी क्वेश्चन है? पिछले प्रश्न में आपने एरिया बराबर किया था, सॉरी परिधि बराबर किया था, और इस प्रश्न में आपने एरिया बराबर कर दिया है। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत ही मजेदार लग रही होंगी, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, समझ में आ रही होंगी। मजा आ रहा है मेरे प्यारे वीरों? क्लियर हो रही हैं बातें? बहुत ही अच्छी अच्छी चीज समझाई है। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है, क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला प्रश्न चलिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का, अच्छा एक प्रश्न छूटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 शायद, है ना? चलिए इसको हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 खुल गया था तो इसको कर ही लेते हैं। आ जाइए, 3 भी कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 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 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? इस टाइप का प्रश्न बेटा जी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूं। दिस प्रश्न इज स्टार प्रश्न। मेरी कुछ शब्दावली हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी वो कैसा प्रश्न है बेटा? स्टार प्रश्न, आपकी और मेरी तरह। चलिए तो आप समझिएगा, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ओके ओके ओके, व्यास मतलब क्या होता है? डी, डायामीटर, व्यास। ये कितना है बेटा जी? 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाती है बेटा जी? d/2, यानी व्यास का आधा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई r बराबर 80/2, यानी r बराबर 40 सेंटीमीटर। r आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही बात? बहुत ही उत्तम प्रदर्शन। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? अब मेरी बात को गौर से सुनना, सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इस कंसेप्ट को मैं ऐसा समझाऊंगा कि विश्व में अब दोबारा यह कंसेप्ट आपको कभी कंफ्यूजन नहीं देगा। बस मेरी बात को गौर से सुनते रहना बेटा, ठीक है? ध्यान से सुनना है बस आपको। पहले मैं इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझाता हूं, फिर आगे आता हूं। सपोज मेरे प्यारे भाई आपके पास एक वृत्त है,
सपोज मेरे प्यारे भाई आपके पास एक वृत्त है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस वृत्त पर एक पॉइंट इधर है, ध्यान से सुनना, इस वृत्त पर एक पॉइंट इधर है। अब ये वृत्त एक पूरा चक्कर सपोज लगा दे, अब ये वृत्त बेटा जी एक पूरा चक्कर लगा दे, तो कैसे लगाएगा, ध्यान समझना। आपको पूरा चक्कर लगाना है तो ये पॉइंट ऐसे 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 रोटेट होता जाएगा, और ये पूरा चक्कर खाने के बाद एक पूरा चक्कर जब ये बनेगा तो ये पॉइंट दोबारा ग्राउंड पर आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये समझ के बताना जरा बेटा। ये पॉइंट था बेटा जी, और ये पॉइंट चक्कर चालू हो रहा है तो रोटेट हो रहा है, समझना, थोड़ा इमेजिन करो, ये रोटेट हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये पहिया क्या हो रहा है बेटा जी, आगे बढ़ रहा है, ये पॉइंट भी ऐसे आगे बढ़ते 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 इस पॉइंट पर आएगा। तो जब ये पॉइंट फिर से ग्राउंड पर आ जाए, ध्यान से सुनना, जब ये पॉइंट फिर से जमीन पर आ जाए तो इसका मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। जब ये पॉइंट फिर से जमीन पर आ जाए इसका मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। और एक चक्कर चलने के लिए ये पूरा पॉइंट इस पूरी परिधि पर मूवमेंट किया है, ध्यान से सुनो, यही मजा है। एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए ये पॉइंट इस पूरी परिधि पर मूव किया है। अरे सोनो, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए ये पूरा पॉइंट इस परिधि पर मूवमेंट किया है, और एक पूरी परिधि मूवमेंट, ये वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। इसका अर्थ यह हो गया कि अगर कोई भी पहिया एक चक्कर काटेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, अपने परिमाप के बराबर। बस यही इंपॉर्टेंट था। एक पहिया अगर पूरा चक्कर काटेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, अपने परिमाप के बराबर। कैसे समझा हमने, एक बार और रिवाइज करता हूं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट अभी जमीन पर है, दोबारा ये पॉइंट जमीन पर आना चाहिए, तो ये पॉइंट गति करना चालू करेगा बेटा। ये पॉइंट गति करेगा, कैसे गति करेगा, इस परिधि के चारों तरफ ही गति करेगा। जब एक गति यानी एक चक्र पूरा होगा तो पॉइंट वापस कहां मिल जाएगा, जमीन पर। और एक चक्र पूरा होने के लिए इस पॉइंट को पूरी परिधि पर गति करना पड़ेगा, यानी एक पूरे चक्कर में पूरी परिधि मिल जाएगी, और पूरी परिधि कितनी हो सकती है, 2 पाई आर। तो बस आपको यह ध्यान रखना है बेटा कि एक चक्कर पूरा करने के लिए बेटा कितनी दूरी चली जाती है, 2 पाई आर। मेरे हिसाब से यह चीज समझ में आ गई होगी बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहां चला गया, चलिए आ गया, वापस आ गया। ऐसे थोड़ी हल्के में, ओहो, ये पूरा प्रश्न ही गायब हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, बहुत जुगाड़ है, कैसे ना कैसे मिट ही जाता, ऐसा थोड़ी है कि मिटेगा ही नहीं। चलिए आइए ध्यान से समझिएगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई कि पहिए द्वारा एक चक्र में ये एकदम दिमाग में घुसा लेना, पेपर में आती है चीजें। एक चक्र में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्र में चली गई दूरी, और कुछ नहीं बेटा, किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर। अगर ये सब कंसेप्ट आपने एकदम ऐसे रगड़ के समझ लिया तो फिर जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सी बात है भाई साहब कि पहिए द्वारा एक चक्र में चली गई दूरी परिधि। अब आपसे कोई पूछे परिधि क्यों होती है, समझ लिए हो, लेकिन समझना है, सिर्फ ज्यादा घुसना नहीं है उसमें। आपसे अब कोई मतलब नहीं, बस ये याद हो जाना चाहिए। कल पूछूंगा बेटा तो याद होना चाहिए कि परिधि द्वारा एक चक्र में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्र में चली गई दूरी परिधि होती। क्यों, क्या, कैसे, मास्टरवा बताया है, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया है। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात। चलिए आ जाइए, अब ध्यान से समझो। तो बेटा जी चाल कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और कितने मिनट चलना है, 10 मिनट। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट चलेंगे तो कुछ ना कुछ दूरी चली गई होगी, कुछ ना कुछ दूरी चली गई होगी। तो आओ ऐसे नोट करो कि पहिए द्वारा बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, मजा आ रहा होगा सबको। पहिए द्वारा चली गई
कुल दूरी, जी हां भाई और बहनों, पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी। दूरी बराबर क्या होता है बेटा जी? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है बेटा जी? चाल गुणे समय। चाल कितनी है बेटा जी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है मेरे प्यारे भाई? 10 मिनट। यहां से आपको दूरी निकालनी है। अब ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं बेटा जी। ये रहा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब क्या होता है? बटे। थोड़ा सा मैं इसको किनारे लेके आपको समझाता हूं, समझना बेटा जी। ये तो याद हो गया होगा अब तक, ठीक है? ये सब याद हो जाना चाहिए अब तक, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ समझो जरा, बहुत इत्मीनान से सुनना। तो बेटा जी 66 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 10 मिनट। कैलकुलेशन की शानदार तरीके बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई। अब कई लोग क्या करते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, फिर टाइम को भी किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे। और ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं मूर्ख, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझो बेटा, यह है 66 किलोमीटर, यह है मिनट। सिर्फ और सिर्फ घंटे को मिनट में बदल दो, काम अपने आप हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो ये आपके पास है बेटा जी 66 किलोमीटर को रहने दिया। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। आगे किसका गुणा करना है मेरे प्यारे भाई? 10 मिनट का। भाई मिनट से मिनट कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से कटा 11 बार में। तो टोटल चली गई कुल दूरी, यहां पे लिख रहा हूं, टोटल चली गई कुल दूरी कितनी हो गई बेटा? 11 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? चाल गुणे समय। चाल को मैंने छेड़ा नहीं, समय को बस क्या कर दिया? बदल दिया। तो टोटल पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी आ गई बेटा? 11 किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, कितने चक्कर हैं ये बताना है। अच्छा कॉमन सेंस बताओ, मेरे पास कुल दूरी मिल गई है और अगर ये पता चल जाए कि एक चक्कर में कितनी दूरी है तो भागा कर देंगे। समझ में आ रही मेरी बात? कुल दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। और अगर यह पता चल जाए, फिर से समझना, कुल दूरी कितनी है बेटा? 11 किलोमीटर। और अगर यह पता चल जाए कि एक चक्कर में कितनी दूरी चलती है तो भागा कर देंगे। ऐसे समझो, आपके पास टोटल रुपया 20 है, एक आदमी को 4 रुपए देना है, तो कितने लोगों में बांट पाओगे? 5 लोगों में बांट पाओगे ना। गणित है, बहुत ही मजा है। कोई भी चीज छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझो। टोटल आपके पास 20 रुपए थे, 4 लोगों में प्रत्येक लोग को 4 रुपए देने हैं, तो कितने लोगों में बटेगा? भाई 4 4 4 4 4, 5 लोगों में बटेगा। यानी आपने क्या किया? डिवाइड किया, भागा दिया। सेम यही चीज यहां भी करना है मेरे प्यारे भाई, सेम यही चीज यहां भी करना है। टोटल दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। और अगर 1 किलोमीटर की दूरी पता चल जाए, I mean एक चक्कर की दूरी, तो भागा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और अभी मैंने आपको यह बताया था कि एक चक्कर में कितनी दूरी चली जाती है मेरे प्यारे भाई? परिमाप। एक चक्कर में कितनी दूरी चली जाती है? परिमाप। परिमाप निकालते हैं तो उसके लिए फिर से d बराबर दिया है बेटा 80 सेंटीमीटर। r कितना हो जाएगा बेटा? d/2, यानी r बराबर हो जाएगा बेटा 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। यहां पे 40 सेंटीमीटर है, ध्यान देना मेरे प्यारे भाई। चलो आ जाओ। तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा। देखो मैं एक क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लग सकता है, ध्यान से बस बने रहना। क्लियर हो रही बात? ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लेना। मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, ठीक है? ध्यान से समझना। तो आपको यहां पे मिल गया बेटा कि उस वृत्त का, वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल परिमाप निकालने के लिए आपको मिल गया त्रिज्या। तो चक्करों की संख्या, ऐसे याद रखना बेटा, चक्करों की संख्या। ये क्या होगा बेटा? कुल दूरी, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी। और एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है मेरे प्यारे भाई? परिमाप। और परिमाप क्या होता है बेटा जी? 2πr। तो ये हो गया 2, ये हो गया पाई। r की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अभी ध्यान से समझना, कुल दूरी कितनी हो गई? 11 किलोमीटर। और ये हो गया 2 गुणे पाई गुणे
40 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना बेटा, ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेम यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल दो। आसान क्या होता है, जल्दी बताओ, आसान क्या होता है? हमेशा आसान होता है बड़े को छोटे में बदलना। जैसे कॉमन चीज सीखो, मेरे साथ रहोगे बहुत चीज सीखोगे। अगर मैंने आपको एक बड़ी लकड़ी दे दी और मैं बोल दूं कि इसको छोटा करो, तो आप सीधे तोड़ दोगे, कह दो लो गुरुजी हो गया छोटा। लेकिन अगर मैंने आपको पहले से छोटी लकड़ी दे रखी है और बोलूं कि इसको बड़ा कर दो, क्या ये पॉसिबल है? क्या आप लकड़ी जोड़ोगे तो नहीं ना मेरे प्यारे भाई? फिर से समझना मैंने क्या बोला। अगर मैं आपको एक बड़ी लकड़ी दे दूं और बोलूं कि सर छोटा कर दो, तो आप तोड़ दोगे, छोटी हो गई। लेकिन मैंने आपको पहले ही छोटी लकड़ी दे रखी है और बोलूं कि बड़ा कर दो, मुश्किल है। इसलिए आप बड़े को छोटे में बदल सकते हो, पर छोटे को बड़े में नहीं बदलेंगे। तो हम बड़े को छोटे में बदल देते हैं। 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। भागा कर दो 2। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और ये क्या हो गया आपके पास? गुणे 40। आराम से समझो बेटा, क्लियर हो रही बात? 7 ऊपर जाएगा, 11 गुणे 1000 गुणे 100 बटे, और ये 7 ऊपर चला गया बेटा जी, 2 गुणे 22 गुणे 40। 2 गुणे 22 गुणे 40। ये वाली चीज मैं थोड़ी यहां पे मिटा देता हूं, आपने ये नोट कर लिया है। बहुत ही आसान तरीका है, समझा रहा हूं, बहुत ही प्यार से इत्मीनान से समझना है बेटा। आइए कैंसिल कर देते हैं। 11 से कितने टाइम में कट गया बेटा? 2 टाइम में 22। 4 से कितनी बार में कटा बेटा? 25 बार में। फिर बेटा 0 से 0 कट गया और ये 4 से फिर कितनी बार में कटा बेटा? 25 बार में। तो पूरा आपको क्या मिल गया? 25 गुणे 25 गुणे 7। 25 गुणे 25 गुणे 7। 11 से 22 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 से 100 25 बार में, 0 से 0 कटा, 4 से 100 25 बार में, 25 गुणे 7, 25 हो गया बेटा 625, 25 का स्क्वायर और 7 का गुणा और कर दीजिए। तो बेटा 25 7 175, कैरी गया 1, 7 6 42 और 1 43। तो टोटल कितने चक्कर आ गए बेटा जी? 4375 चक्कर आ गए आपके पास। तो टोटल कितने चक्कर आ गए मेरे बेटा जी? तो टोटल आपके पास चक्कर आ गए 4375 चक्कर। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए इस प्रश्न को नोट करते हैं, जल्दी से आप लोग नोट कर दीजिए बेटा जी, जल्दी से नोट कर दीजिए।